नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए फिर से लाई हूँ करंट अफेयर्स की जो मैं सीरीज़ चल रही है मेरी जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक की। तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत यूनियन बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जो फिजिकल डिफिसिट है वो कितना रखा गया है, तो वो रखा गया है 4.3%। 4.3% रखा गया है। पिछले साल की अगर हम तुलना करें तो इस साल थोड़ा कम रखा गया है। सरकार ने वित्तीय मजबूती के मार्ग पर चलते हुए घाटे को पिछले वर्ष के मुकाबले कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछली बार कितना था? पिछली बार आपका था 4.4%, लेकिन इस वर्ष है आपका 4.3%। वित्त वर्ष 2026-27 का जो कुल खर्च आपका अनुमानित किया गया है वो किया गया है 53.5 लाख करोड़। कितना? 53.5 लाख करोड़। 53.5 लाख करोड़ का अनुमान है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ का जीडीपी का 4.4% किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव के तहत कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 10,000 करोड़। कितना? 10,000 करोड़ बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव के तहत। क्या है इस बायोफार्मा शक्ति पहल का उद्देश्य? तो है बायोलॉजिक्स और बायो सिमिलर्स जटिल जैविक दवाओं और टीकों के घरेलू उत्पादन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना। इसके तहत 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे और 7 मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। कितने मौजूदा अपग्रेड हैं? फिलहाल 7। देश भर में 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा। यह राशि अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। बजट 2026-27 में पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना निर्धारित किया गया है? कितना निर्धारित किया गया है पब्लिक एक्सपेंडिचर? तो वो किया गया है आपका 12.2 लाख करोड़। कितना? 12.2 लाख करोड़। जो सार्वजनिक पूंजीगत व्यय आपका निर्धारित किया गया है वो क्या गया? 12.2 लाख करोड़। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना के मुकाबले महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाती है। क्यों दर्शाती है? यह कुल आवंटित राशि भारत की सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी का है वो है आपका 4.4%। इस पूंजीगत निवेश का एक बड़ा हिस्सा रेलवे राजमार्ग जो हाईवेज होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और शहरी विकास जैसे प्रमुख परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत में 2026 WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग विजेता टीम कौन बनी? ये बनी आपकी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। कौन? आरसीबी बनी वुमेन्स प्रीमियर लीग की विजेता, 2026 की विजेता। 5 फरवरी 2026 को वडोदरा के कोताम्बी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। स्मृति मंथाना और जॉर्जिया वॉल के बीच रिकॉर्ड 165 रनों की सरदारी की बदौलत आरसीबी ने 204 रनों का लक्ष्य 19 ओवर में हासिल किया। यह वुमेन्स प्रीमियर लीग इतिहास का सबसे सफल रन चेस है। कौन बनी प्लेयर ऑफ द मैच इस वुमेन्स प्रीमियर लीग की? तो वो बनी स्मृति मंथाना, जिन्होंने बनाए 87 रन। कितने? आपके 87 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला? अभी आपने पढ़ा था किसे मिला? स्मृति मंथाना को। किसे? स्मृति मंथाना। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खिताबी मुकाबले में 87 रनों की शानदार कप्तानी पारी खेली, जिसकी मदद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 204 रनों के विशाल लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर अपना दूसरा खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल विजेता कौन रहा? जो मेंस सिंगल्स में विजेता कौन रहा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में? तो वो थे कॉल्स अल्क्रास। कौन? कॉल्स अल्क्रास। कौन बने? कॉल्स अल्क्रास बने आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में। अल्क्रास ने फाइनल में जैनिक सिनर को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण पल था क्योंकि उन्होंने मेलबर्न में अपनी बादशाहत साबित की।
पुरुष एकल विजेता कौन रहे, मेन सिंगल विनर कौन रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में, तो वो बने कार्लोस अल्कराज स्पेन की। ये कौन, ये कहाँ के रहने वाले, ये आपके स्पेन के रहने वाले हैं। जो रनर अप थे, उप विजेता थे, वो कौन थे, वो आपके जैनिक सिनर, वो आपके इटली के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 16वीं वित्त आयोग ने राज्यों को घरों में हिस्सेदारी कितनी बनाए रखी, 16वीं वित्त आयोग ने, जो आपका फाइनेंस कमीशन ने राज्यों को करों में जो टैक्स डेवल्यूशन कितनी बनाए रखी, वो बनाए रखी 41%, कितनी 41%। यह हिस्सेदारी 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के समान ही है। आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए इस स्तर को उपयुक्त माना है। केंद्र के जो विभाज्य का पुल है वो आपका 41% है। 15वें वित्त आयोग की तरह ही शेष 1% का समायोजन केंद्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र के पास रहता है। यह सिफारिश 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि, जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से फाइनेंशियल ईयर 2030-31 के लिए लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 16वें वित्त आयोग ने किस नए मानदंड को शामिल किया, किस नए मानदंड को शामिल किया, तो वो क्या है, जीडीपी। किसमें, जीडीपी में योगदान, किसना, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। 16वें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच करों के बंटवारे के लिए सकल घरेलू उत्पादन में योगदान, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी को एक नए मानदंड के रूप में शामिल किया गया है। इस नए मानदंड को 10% वेटेज दिया गया है। यह कदम राज्यों की आर्थिक कुशलता और देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। जैसे मान लीजिए आय की दूरी, मैं आपको बता देती हूँ एग्जांपल के साथ। आय की दूरी जो इनकम डिस्टेंस है उसकी कितने वेटेज है, उसकी वेटेज आपकी 40%। क्या बदलाव किया गया है, इसे थोड़ा कम किया गया है। 15वें में जो ये था फाइनेंशियल, ये था 45% था। उसके बाद अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जो जनसंख्या का वेटेज कितना है आपका, पॉपुलेशन का वेटेज कितना है, वो आपका 17.5%। इसमें 2.5% की वृद्धि की गई है। उसके बाद आता है क्षेत्रफल, यह आपका कितना वेटेज है, इसका वेटेज आपका 10%। इसमें कोई बदलाव नहीं है, पहले भी 10% ही था। वन और पारिस्थितिकी, फॉरेस्ट और इकोलॉजी, इसमें भी आपका 10% वेटेज है। इसमें अब खुले जंगलों को भी शामिल किया गया, ओपन फॉरेस्ट को भी शामिल किया गया है। जीडीपी में योगदान, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है, इसमें आपका वेटेज 10% है। यह नया मानदंड है, इसमें कर और राजकोषीय प्रयास की जगह ली गई है। इसका क्या प्रभाव होगा इस नए मानदंड का, यह उन राज्यों को लाभ पहुंचाता है जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और जो राष्ट्रीय जीडीपी में बड़ा हिस्सा साझा करते हैं। 16वें वित्त आयोग ने पुराने टैक्स एफर्ट्स मानदंड को हटा दिया है और उसकी जगह व्यापक आर्थिक प्रदर्शन जीडीपी कंट्रीब्यूशन को प्राथमिकता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे NHIS, पहला नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे कब शुरू होगा, तो वो शुरू होगा अप्रैल 2026 में। कब, अप्रैल 2026, अभी अप्रैल चल रहा है तो अब शुरू हो चुका है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इस ऐतिहासिक सर्वेक्षण को संचालित कर रहा है। यह सर्वेक्षण मार्च 2027 तक पूरे भारत में चलेगा। कब तक चलेगा ये सर्वेक्षण, ये आपका चलेगा मार्च 2027 तक। क्या लक्ष्य है इस सर्वेक्षण का, भारत में पहली बार घरेलू आय की विश्वसनीय और व्यापक आंकड़े जुटाना, ताकि आय की असमानता और वितरण को समझा जा सके। यह सर्वे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 4.5 लाख, कितना, 4.5 लाख परिवारों को कवर करेगा ये सर्वेक्षण। डेटा संग्रह के लिए कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू का उपयोग किया जाएगा, जिससे डेटा और अधिक सटीक और पारदर्शी होगा। किसकी परामर्श, किसकी अध्यक्षता में हो रहा है ये सर्वेक्षण, डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला। कौन है, डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला नेशनल यूएवी टेस्ट एंड इनोवेशन कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला नेशनल यूएवी टेस्ट एंड इनोवेशन कॉरिडोर, तो वो किया जाएगा ओडिशा में। कहाँ पर, ओडिशा के रंगेली लुंडा में। कहाँ पर, रंगेली लुंडा, ओडिशा के रंगेली लुंडा में स्थापित किया गया है। जनवरी फरवरी 2026 में
विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम के दौरान ओडिशा सरकार ने इसकी घोषणा की। यह भारत का ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जहां एक परिचालन वाले कमर्शियल एयरपोर्ट को मानव रहित विमानों के लाइव परीक्षण के लिए उपयोग किया जा रहा है। कहाँ बनेगा ये बनेगा रंगेली लुंडा हवाई पट्टी, गंजम, ओडिशा। किसकी साझेदारी से बनेगा ये? ओडिशा सरकार ने इसके विकास के लिए डीप टेक स्टार्टअप बॉर्न एरो के साथ हाथ मिलाया है। यह कॉरिडोर 1000 मीटर तक की ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र में ड्रोन्स के रियल वर्ल्ड परीक्षण की सुविधा देता है। इसमें बीएवलोस बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, ऑटोनॉमस नेविगेशन और ड्रोन झुंड जैसे उन्नत तकनीकों का परीक्षण किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वॉलमार्ट ने किस उपलब्धि को हासिल किया? वॉलमार्ट ने किस उपलब्धि को हासिल किया? अमेरिकी रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट ने फरवरी 2026 में एक ऐतिहासिक वित्तीय उपलब्धि हासिल की। वॉलमार्ट $1 ट्रिलियन, कितना? $1 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन के आंकड़े को पार करने वाली दुनिया की पहली पारंपरिक रिटेल कंपनी बन गई है। कितना कैपिटल उसने पार किया? $1 ट्रिलियन। कितना? एक डॉलर ट्रिलियन मतलब 1,00,000 करोड़ डॉलर। कितना? 1,00,000 करोड़ डॉलर के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आंकड़े को पार कर लिया है। 3 फरवरी 2026 को वॉलमार्ट ने शेयरों में आई तेजी से इनकी मार्केट वैल्यू को $1,000 बिलियन के पार पहुंचा दिया। इसके साथ ही वॉलमार्ट उन चुनिंदा टेक दिग्गजों जैसे एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, एनवी इंडिया की श्रेणी में शामिल हो गया, जिनकी वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन से अधिक है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए $700 बिलियन से अधिक के वार्षिक राजस्व का अनुमान लगा है, जो रिटेल जगत में एक नया कीर्तिमान है। उसके बाद उसके क्या करा उन्होंने? यह उपलब्धि नए सीईओ जॉन फर्नेर के कार्यकाल के शुरुआती हफ्तों में हासिल हुई, जिन्होंने डॉग मैकमिलन के बाद कमान संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया? कौन सा देश है जिन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया कि 16 साल से कम बच्चे कोई भी सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करेंगे? वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वह पहला प्रमुख देश है जिसने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलियाई संसद ने नवंबर 2024 में इस ऐतिहासिक कानून का पारित किया था, जो दिसंबर 2025 से पूरी तरह प्रभावी हो गया है। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट रखना उनके लिए प्रतिबंधित है। इस कानून माता पिता की सहमति के आधार पर भी छूट का प्रावधान है कि अगर माता पिता की अनुमति दे तो भी वे सोशल मीडिया नहीं चला सकती। बच्चों को रोकने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनी जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, एक्स जो ट्विटर हो गया और यूट्यूब की है। अगर किसी ने भी ये कानून तोड़ा तो उससे $50 मिलियन का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो वो भी जल्द ही ये कानून लाने वाला है। नॉर्वे की बात की जाए तो नॉर्वे ने 15 वर्ष का फैसला किया कि हम 15 वर्ष की उम्र तय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पटना बर्ड सेंचुरी को भारत का कौन सा रामसर साइट घोषित किया गया? कौन सी सेंचुरी को? पटना बर्ड सेंचुरी को। तो आपको जो उत्तर प्रदेश में जो एटा जिले हैं वहाँ पर स्थित है ये पटना बर्ड सेंचुरी। पटना पक्षी अभयारण्य को फरवरी 2026 में 97वां रामसर साइट घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश का 11वां वेटलैंड स्थान है, जो लगभग 108.86 कितना 108.86 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस साइट पर लगभग 178 प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं, जो राज्य की जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं। यह एक मीठे पानी की आर्द्रभूमि है, जो सर्दियों में प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डीआरडीओ द्वारा प्रदर्शित एसएफडीआर जो एसएफडीआर तकनीक है वो किससे संबंधित है? कौन सी? एसएफडीआर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट जो है मिसाइल है वो किससे संबंधित है? वो है आपकी मिसाइल प्रणोदन से। किससे? मिसाइल प्रणोदन।
प्रोपल्जल प्रणाली से संबंधित है। यह एक उन्नत एयर ब्रीदिंग तकनीक है जिसका सफल परीक्षण आपका DRDO में 3 फरवरी 2026 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में किया। क्या विशेषताएं SFDR की? पारंपरिक रॉकेटों के विपरीत SFDR मिसाइल अपने साथ ऑक्सीडाइजर नहीं ले जाती। यह अपनी गति का उपयोग करके वायुमंडल से ऑक्सीजन खींचती है, जिससे मिसाइल का वजन कम होता है और वह अधिक ईंधन ले जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 की थीम क्या थी? क्या थी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 की थीम, जो 2 फरवरी 2026 को था? उसकी थीम थी आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान। क्या? आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। क्या उद्देश्य था इसका? आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में स्वदेशी ज्ञान की भूमिका पर जोर देना। यह थीम आर्द्र भूमि के साथ समुदायों की सदियों पुरानी कड़ी और सांस्कृतिक पहचान को मान्यता देती है। भारत में 2026 तक रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है, जो इनके संरक्षण पर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, जो आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। तो फ्रेंड्स, ये थे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।